नमस्कार दोस्तों, मैं गोपाल कुमार नेशनल प्राइवेट आईटीआई। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे वेल्डिंग के एमसीक्यू के बारे में। ठीक है, वेल्डिंग के एमसीक्यू के बारे में। इससे पहले हम वेल्डिंग के जो है पूरी डिटेल वाले वीडियो जो मैं दे चुका हूँ। अगर आप नहीं देखें तो चैनल के प्लेलिस्ट में देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, हम पहला क्वेश्चन देखते हैं कि यहाँ पे क्या है। सॉफ्ट सोल्डरिंग, जो सॉफ्ट सोल्डरिंग होती है वो की जाती है, कब की जाती है? 450 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर। ठीक है, देखिए सोल्डरिंग जो एक सॉफ्ट सोल्डरिंग होता है, एक हार्ड सोल्डरिंग होता है। और हार्ड सोल्डरिंग होता है जिसको ब्रेजिंग बोलते हैं, वो 450 डिग्री से अधिक तापमान में किया जाता है। लेकिन सॉफ्ट सोल्डरिंग जो है 450 डिग्री से कम तापमान में किया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रेजिंग की जाती है, ब्रेजिंग कितना में की जाती है? 450 डिग्री से अधिक तापमान पर। ठीक है, चलिए आगे। सोल्डरिंग जॉइंट होता है, सोल्डरिंग जॉइंट होता कैसा होता है? देखिए ब्रेज जॉइंट से कमज़ोर होता है। सोल्डरिंग जॉइंट कैसा होता है? ब्रेज जॉइंट से कमज़ोर होता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अब जो कि ब्रेज जॉइंट होता है, ब्रेज जॉइंट कैसा होता है? ठीक है, तो ब्रेज जॉइंट जाहिर सी बात है सोल्डरिंग जॉइंट से मजबूत होता है। ठीक है, ब्रेज जॉइंट क्या होता है? सोल्डर जॉइंट से मजबूत होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोल्डरिंग करने के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है? सोल्डरिंग करने से सबसे पहले फ्लेक्स लगाया जाता है। जो भी हमारा मेटल को जॉइंट करना है, जो भी वायर को जॉइंट करना है, तो उस पर क्या पहले लगाया जाता है? फ्लक्स लगाया जाता है। मतलब उसके बाद जो उस पर जो है सोल्डरिंग का टाका लगाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे ध्यान देते हैं। आर्क वेल्डिंग की स्थिति में आंखों से बचाव के लिए क्या करना चाहिए? आर्क वेल्डिंग की स्थिति में गहरे रंग के शीशे वाले स्क्रीन का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, आई शील्डेड दिखा रहा हूँ मैं, हैंड शील्डेड का प्रयोग करना चाहिए। दिखाइए यहाँ, देखिए यहाँ जो दिख रहा है, ये जो दिख रहा है, ये जो आपका जो है, ये जो आपका हैंड शील्ड है, दिख रहा है। ठीक है, ये हेलमेट तथा हैंड शील्ड है, इसी का यही स्क्रीन का प्रयोग किया जाता है वेल्डिंग में। जो है वेल्डिंग कर रहे हैं तो ये अल्ट्रावायलेट किरणों को रोकती है। ठीक है, ये जो है हैंड से भी लगा सकते हैं इसको, जो है मुंह से आँख में जो है लगा के जो है बांध सकते हैं और देख सकते हैं। इसमें दोनों तरीके से किया जा सकता है, हाथ से या हेलमेट की तरह इसका उपयोग कर सकते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है गैस वेल्डिंग करते समय कपड़ों की सुरक्षा के लिए निम्न पदार्थ का एप्रन पहनना चाहिए। तो चमड़े का बना होता है। ठीक है, चमड़े का बना हुआ एप्रन को ही पहनना चाहिए गैस वेल्डिंग के समय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है हमारा, निम्न में से क्रैकिंग ऑफ सिलेंडर किसे कहते हैं? क्रैकिंग ऑफ सिलेंडर किसे कहते हैं? सिलेंडर वाल्व को थोड़ा खोलो और बंद करो को क्रैकिंग ऑफ सिलेंडर कहते हैं। यानी सिलेंडर का जो वाल्व रहता है उसको थोड़ा खोलो और बंद करो कि क्या कहते हैं? क्रैकिंग ऑफ सिलेंडर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। गैस गैस कटिंग करते समय नोजल की जो रहता है, नोजल को जॉब की सतह से कितना दूरी पर रखा जाता है? ठीक है, तो 5 mm की दूरी पर रखा जाता है। गैस कटिंग करते समय नोजल को 5 mm की दूरी पर रखा जाता है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। गैस कटिंग करने से पहले प्री हीटिंग के लिए निम्न में से कौन सा फ्लेम सही है? प्री हीटिंग करने के लिए ध्यान रखिए न्यूट्रल फ्लेम। प्री हीटिंग करना है, न्यूट्रल फ्लेम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑक्सी एसिटिलीन कटिंग विधि में लगाए जाने वाले नोजल का साइज किस पर निर्भर करता है? तो काटी जाने वाली धातु पर, वर्कपीस पर निर्भर करता है। वर्कपीस की मोटाई पर जो है जो कटिंग की जाने वाली नोजल का साइज निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। निम्न में से किस पोजीशन में वेल्डिंग करना आसान है? तो फ्लैट पोजीशन। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी, फ्लैट पोजीशन। फ्लैट पोजीशन में जो वेल्डिंग करना बहुत ही आसान है। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्न में से वेल्डिंग मशीन का साइज निर्धारित किया जाता है आउटपुट इम्पेरिजर से। आउटपुट इम्पेरिज के द्वारा वेल्डिंग मशीन का साइज निर्धारित किया जाता है आउटपुट इम्पेरिज के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रोड की स्टैंडर्ड लंबाई निम्न में से कितनी होती है? इलेक्ट्रोड की स्टैंडर्ड लंबाई निम्न में से कितनी होती है? 350 से 400 mm। 350 से 400 mm तक होती है। आए क्वेश्चन। गहरे पानी के नीचे कटिंग गैस का ईंधन का प्रयोग करना चाहिए। कौन सा गैस का प्रयोग करना चाहिए? हाइड्रोजन गैस का। ठीक है, गहरे पानी के नीचे कटिंग के लिए किस गैस का ईंधन का प्रयोग करना चाहिए? हाइड्रोजन गैस का। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। रेल की पटरी पर वेल्डिंग करने के लिए किस वेल्डिंग का प्रयोग करना चाहिए? तो थर्मिट वेल्डिंग। रेल की पटरी पर वेल्डिंग करने के लिए किस वेल्डिंग का प्रयोग किया जाता है? थर्मिट वेल्डिंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिलर मेटल के कण वेल्डिंग करते समय बेस मेटल की सतह में बिखर जाते हैं, जिसे क्या कहते हैं? स्पेटर्स कहते हैं। ठीक है, जो फिलर मेटल्स रहता है जो वेल्डिंग सतह पे जो क्या होता है बूंदा बूंदा बिखर जाते हैं, जिसको स्पेटर्स कहते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो वेल्डिंग इफेक्ट है इस सब के बारे में मैं डिटेल वाले वीडियो में जो दे चुका हूँ। इसी कारण जो भी मैं जो ऑब्जेक्टिव बता रहा हूँ अभी जो बहुत ही जो है फास्टली बता रहा हूँ, ताकि जो है जल्दी से ज़्यादा जो है क्वेश्चन कवर हो सके। ठीक है, आगे क्वेश्चन ध्यान देते हैं।
बोल रहा है जॉब की सतह पर स्पेटर को साफ करने के लिए किस टूल का प्रयोग करता है, तो इसका राइट आंसर होगा ये कि विद्युत हस्त ग्राइंडर, इलेक्ट्रिक हैंड ग्राइंडर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, स्पेटर को समाप्त करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और अगर आप बोला जाए कि स्लेग को हटाना है तो चिपिंग हैमर, वायर ब्रूश, स्लेग को हटाने के लिए चिपिंग हैमर का प्रयोग किया जाता है या वायर ब्रूश का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अधिक लंबी प्लेटों में वेल्डिंग करने के लिए क्या दोष प्रयुक्त हो जाता है, कि मतलब क्या दोष उत्पन्न हो जाता है। अधिक लंबी वाले जो प्रयोग करते हैं तो डिस्टॉर्शन हो जाता है, यानी दो जगह दो प्लेटों को जोड़ते हैं आपस में। ठीक है, दो प्लेटों को जोड़ते हैं तो उसमें जो है क्या हो जाता है, टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, जिसको डिस्टॉर्शन बोलते हैं। तो लंबी प्लेटों जोड़ने में डिस्टॉर्शन पैदा होता है, क्योंकि उचित टाका पहले नहीं लगाने से इसका रीजन है। इसके डिफेक्ट्स है, इस सब बारे में पहले अच्छा तरह से वीडियो जो मैं डिटेल में बता चुका हूँ। ठीक है, आगे देखते हैं, बेल्ट मेटल में सिलेक्ट तथा बाहरी अधातु कण रह जाने को क्या कहते हैं, सिलेक्ट इंक्लूजन। ठीक है, सिलेक्ट इंक्लूजन क्या होता है, ठीक है, सब मैं बता चुका हूँ, आप देख लीजिए। बेल्ट मेटल में सिलेक्ट तथा बाहरी अधातु कण रह जाने को क्या कहते हैं, सिलेक्ट इंक्लूजन रहते हैं। ये जो होता क्या है कि जब दो मेटल को आपस में जोड़ते हैं तो वहाँ पे जो है कुछ जो है ये हवा की जो है रह जाती है, या फिर सिलेक्ट का जो है कुछ कण रह जाता है, जिसके कारण ठीक से बेल्ट नहीं हो पाता है, वो स्पेस बना लेता है उस जगह में, जिस कारण जो बेल्डिंग जो है स्ट्रेंथ कमजोर हो जाती है, इसी को सिलेक्ट इंक्लूजन कहते हैं। आगे देखते हैं, वेल्डिंग वेल्डिंग शॉप में बेल्ट को चेक करने के लिए स्लैग को हटाने के लिए किस टूल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा चिपिंग हैमर। देखिए, चिपिंग हैमर, वायर ब्रूश, क्या चिपिंग हैमर इसका राइट आंसर होगा। मैं दिखा रहा हूँ चिपिंग हैमर कैसा होता है। ये जो दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये जो दिख रहा है ये है हमारा चिपिंग हैमर। ठीक है, और यहाँ पे जो दिख रहा है ये हमारा वायर ब्रूश है। ठीक है, तो ये दोनों का ही प्रयोग करते, वायर ब्रूश दिख रहा है, लेकिन चिपिंग हैमर का स्लेग निकालने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, चिपिंग हैमर का प्रयोग किया जाता है, याद रखना है। ठीक है, ये चिपिंग हैमर से। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दे। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा, चिपिंग हैमर, याद रखना है। देखिए, बेल्ट शॉप में प्रयोग किया जाने वाला स्क्राइबर का पॉइंट एंगल कितना होता है, 12 से 15 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देते हैं, वेल्ड शेप में प्रयोग किया जाए स्क्राइबर की लंबाई कितना होता है, 150 से 200 mm। ठीक है, वेल्ड शेप में प्रयोग किया जाए स्क्राइबर की लंबाई कितना है, 150 से 200 mm तक। ठीक है, अब कटिंग टॉर्च की नोजल बॉडी के साथ निम्न में से कितना डिग्री पर होता है, कटिंग टॉर्च जो होता है 90 डिग्री पर, याद रखना है। कटिंग टॉर्च जो होता है 90 डिग्री के एंगल पर जो है होता है। आगे देखते हैं, वेल्डिंग ब्लॉक की पाइप जो रहती है वो 120 डिग्री पर, वेल्डिंग ब्लॉक की पाइप जो नोजल बॉडी के साथ कितने डिग्री पर कौन पर आती है, 120 डिग्री पर। ठीक है, आगे देखते हैं, अर्थ क्लैंप की धातु कैसी होती है, यहाँ ध्यान दीजिए, अर्थ क्लैंप की धातु कैसी होती है, किस चीज़ की बनी होती है, तांबा की। ठीक है, आगे देखिए, वेल्डिंग केबल जो दिख रहा है, केबल अर्थ क्लैंप के साथ जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, लग्स का। मैं दिखा रहा हूँ लग्स कैसा होता है। ठीक है, ये ध्यान दीजिए। चलिए, यहाँ जो दिख रहा है आपको अर्थिंग, देखिए ये कॉपर अर्थिंग लग्स जो दिख रहा है, ये जो यही जो लग्स कहलाता है, इसी को जो है हमारा अर्थिंग क्लैंप के साथ जो है जोड़ा जाता है, ये लग्स। इसके जगह चिमटा भी कहीं कहीं रहता है, लेकिन यही है लग्स। ठीक है, याद रखना है, यही है लग्स, जो ब्रास के बने होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। तो यहाँ ध्यान दीजिए, लग्स जो है किस धातु की बनी होती है, ब्रास की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन यहाँ पे, हाँ ये क्वेश्चन था। ठीक है, केबल अर्थ क्लैंप के साथ जोड़ने के लिए, अर्थ क्लैंप के साथ वेल्डिंग केबल अर्थ क्लैंप के साथ जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करता है, लग्स का। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या था हमारा, लग्स किस धातु की बनी होती है, तो ब्रास, पीतल की। ठीक है, वेल्डिंग केबल निम्न में से धातु के वायरों की बनी होती है, तो कॉपर, कॉपर वायर की बनी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देते हैं, निम्न में से किसका प्रयोग जोड़ भरी फिलर धातु की गहराई चेक करने के लिए किया जाता है। देखिए, गहराई चेक करना, अगर से जो भी हमारा जो वेल्डिंग ज्वाइंट किए हैं तो उसका गहराई, वेल्ड गेज। ठीक है, वेल्ड गेज कैसा होता है, मैं ध्यान दे रहा हूँ, दिखा रहा हूँ आपको वेल्ड गेज कैसा होता है। ये जो आपको जो दिख रहा है ये वेल्ड गेज है। ठीक है, ये जो आपको जो दिख रहा है फिगर में, ये वेल्ड गेज है। ठीक है, ये सब जो है वेल्ड गेज है, इसका प्रयोग देखिए वेल्डिंग करते हैं तो उसका गहराई, उसका चौड़ाई और उसका लंबाई, उसमें बीच में गैप, ये सब के मापने के लिए जो है, वेल्डिंग के जॉइंट को जो है बीच में जो मापने के लिए, वेल्ड पुल के जो है लंबाई, चौड़ाई, गहराई मापने के लिए जो है हम क्या करते हैं, वेल्ड गेज का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलिए आगे देखते हैं क्या है यहाँ पे, वेल्डिंग जॉइंट कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो वेल्डिंग जॉइंट 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, मैं दिखा रहा हूँ फिगर में, इसका भी फिगर है हमारे पास, मैं दिखा रहा हूँ वेल्डिंग जॉइंट। ये जो दिख रहा है आपको वेल्डिंग जॉइंट, देखिए पहला है बट जॉइंट, बट जॉइंट, लेप जॉइंट। ठीक है, दूसरा लेप जॉइंट, तीसरा देखिए, तीसरा आपका कॉर्नर जॉइंट, एज जॉइंट और टी जॉइंट। 5 तरह का होता है, बट जॉइंट, लेप जॉइंट, कॉर्नर जॉइंट, एज जॉइंट, टी जॉइंट। ठीक है, तो बेल्ट जॉइंट 5 तरह के होते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देख, तो यहाँ देखिए क्या है कि ऑक्सी एल
एलपीजी गैस का तापमान कितना होता है? 2700 से 2800 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 2700 से 2800 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन बोल रहा है। वेल्डिंग शॉप में मुख्यतः किस प्रकार के एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करता है? तो कार्बन टेट्राक्लोराइड, सीटीसी। जनरली जो है क्या है, कार्बन टेट्राक्लोराइड प्रयोग करता है वेल्डिंग शॉप में, ये किया जाता है। एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किया जाता है, सीटीसी का प्रयोग किया जाता है वेल्डिंग शॉप में, याद रखना इस चीज़ को। यदि वेल्डिंग ट्रांसफार्मर में किसी कारण से आग लग जाए तो उसे बुझाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये जो है सीटीसी ही आंसर होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ फॉर्म दिया है, ये गलत है। सीटीसी इसका राइट आंसर होगा, बी। आगे देखते हैं कि क्या बोल रहा है। निम्न में से वेल्डिंग बूथ का रंग कैसा होता है? काला होता है। यानी वहाँ वेल्डिंग करते हैं उस जो घर को वेल्डिंग बूथ बोलते हैं, उसका रंग कैसा होता है? काला रहता है, याद रखना है, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है। वेल्डिंग, आगे बोला जा रहा है वेल्डिंग शॉप में गैस सिलेंडर को एक स्थान दूसरे स्थान में ले जाना चाहिए। कैसा ले जाना चाहिए? ट्रॉली पे कर कर, उसे लेटा कर गड़का कर नहीं ले जाना चाहिए, ट्रॉली पर सही ढंग से ले जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैस वेल्डिंग करते समय सिलेंडर की को क्या करना चाहिए? कहीं दूरस्थ स्थान पर रखे, सिलेंडर पर लगा के रखना चाहिए, ठीक है। तो इसको जो की को जो है बी नंबर आंसर होगा, सिलेंडर के साथ में लगा के रखना चाहिए, ठीक है। गैस सिलेंडर करते वेल्डिंग करते समय सिलेंडर की को, क्योंकि उसका बराबर उसकी ज़रूरत पड़ते रहती है, कब प्रेशर डाउन प्रेशर अप कर होती रहती है, इसकी ज़रूरत पड़ती रहती है, तो उसी के पास लगा कर रखा जाता है। इसका राइट आंसर बी होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या बोल रहा है। गैस वेल्डिंग करते समय सिलेंडर को हमेशा रखें, हमेशा खड़ी अवस्था में रखना चाहिए, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है, वेल्डिंग के दौरान निम्न में से कौन से जांच बिंदु को ध्यान में रखना चाहिए? तो इसमें जांच को रखना चाहिए वेल्डिंग जोड़ के गलन को, किनारे को गलने को जो है हमेशा ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। क्या जांच करना चाहिए? वेल्डिंग जोड़ के जो किनारे का गलन को ध्यान रखना चाहिए, किस प्रकार वो गल रहा है। आगे क्वेश्चन बोल रहा है क्या, वेल्डिंग के पश्चात निम्न में से किस जांच बिंदु पर ध्यान देना चाहिए? तो ये ध्यान रखना, वेल्डिंग भेदन यदि दृष्टिगत हो तो वेल्डिंग भेदन पे ध्यान देना चाहिए, यानी जो वेल्डिंग कितना अंदर तक घुस रहा है वो वेल्डिंग भेदन पे ध्यान देना चाहिए, ठीक है। वेल्डिंग के पश्चात, देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, वेल्डिंग के दौरान कहाँ ध्यान देना, तो ये देखिए वेल्डिंग के दौरान ध्यान देना चाहिए जोड़ के किनारे के गलन पर। और वेल्डिंग के पश्चात कहाँ ध्यान देना चाहिए? वेल्डिंग के जोड़ में भेदन, जितना जो यदि भेदन कहाँ तक हुआ है उसको ध्यान देना चाहिए जोड़ के बाद। इससे पहले कहाँ देना चाहिए? गलन पे ध्यान देना चाहिए। दूसरा जो है वेल्डिंग जोड़ के भेदन पे ध्यान देना चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं, वेल्डिंग इलेक्ट्रोड का सही कोण कितना था? 70 से 80 डिग्री। वेल्डिंग के समय वेल्डिंग रेखा से इलेक्ट्रोड का सही कोण 70 से 80 डिग्री। चलो हो गया। आगे देखते हैं, 4 व्यास के लिए एमएस इलेक्ट्रोड के विद्युत धारा की सीमा कितना होता है? 130 से 170 एम्पियर्स, 130 से 170 एम्पियर्स होती है, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब बोल रहा है वेल्डिंग ट्रांसफर का इस्तेमाल निम्न के बदलाव के लिए किया जाता है। देखिए एसी मेन सप्लाई से एसी वेल्डिंग सप्लाई के लिए वेल्डिंग ट्रांसफर का जो इस्तेमाल कैसे होता है, एसी मेन सप्लाई को एसी वेल्डिंग सप्लाई में बदला जाता है, तब वेल्डिंग ट्रांसफर में जो वेल्डिंग होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, वेल्डिंग रेक्टिफायर का इस्तेमाल किस काम किया जाता है? तो एसी वेल्डिंग सप्लाई को डीसी वेल्डिंग सप्लाई में बदलकर, एसी वेल्डिंग सप्लाई को डीसी वेल्डिंग सप्लाई में बदलकर जो है वेल्डिंग रेक्टिफायर का उपयोग होता है। मतलब वेल्डिंग रेक्टिफायर का उपयोग क्या है? एसी जो है वेल्डिंग सप्लाई को डीसी वेल्डिंग सप्लाई में बदलता है। आगे देखते हैं, आगे क्या है। यदि मेन विद्युत सप्लाई ना हो तो आर्क वेल्डिंग निम्न का उपयोग करते हैं। यानी मेन विद्युत सप्लाई नहीं हो तो इंजन का प्रयोग करते हैं, इंजन जनरेटर का प्रयोग किया जाता है। अगर मेन विद्युत सप्लाई नहीं है तो इंजन जनरेटर का प्रयोग किया जाता है। मिग वेल्डिंग प्रक्रम 6 मोटी विद्युत मृदु इस्पात की प्लेट के लिए साइज का फिलर रड का प्रयोग करते हैं। 6 की मोटी प्लेट है तो 1.2 का फिलर रड का प्रयोग करेंगे, ठीक है। 1.2 का फिलर रड का प्रयोग करेंगे। इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग में आर्क का तापमान कितना आता है? 3600 से 4000 डिग्री सेल्सियस। पी नंबर 3600 से 4000 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, याद रखना है। वेल्डिंग तापमान कितना है? 3600 से 4000 डिग्री सेल्सियस। आर्क वेल्डिंग करते समय इलेक्ट्रोड और वर्कपीस के मध्य की दूरी को क्या कितना रखा जाता है? कोर वायर के व्यास के बराबर। कितना रखा जाता है? कोर वायर के व्यास के बराबर रखा जाता है। आर्क वेल्डिंग करते समय इलेक्ट्रोड और वर्कपीस के मध्य की दूरी कोर वायर के व्यास के बराबर रखा जाता है। इलेक्ट्रोड का साइज कहाँ से लिया जाता है? कोर वायर के व्यास के बराबर लिया जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, इलेक्ट्रोड होल्डर जो निम्न में से किस धातु के बनाए जाते हैं? तांबा के। होल्डर जो बनाए जाते हैं तांबा के। आगे देखते हैं, वेल्डिंग करते समय उचित आर्क लेंथ होनी चाहिए कोर व्यास के बराबर। कितना लेंथ होना चाहिए? कोर व्यास के बराबर लेंथ होना चाहिए, ठीक है। आगे देते हैं, कोटेड इलेक्ट्रोड के स्टम्प एंड की लंबाई लगभग रखी जाती है 40 से 50 mm।
40 से 50 mm। ठीक है, आगे देखते हैं। नमी से प्रवाहित इलेक्ट्रोड के स्टम एंड पर जंग लग जाता है तो इससे क्या बिल्डिंग इफेक्ट होता है? पोरोसिटी। ठीक है, पोरोसिटी क्या होता है डिटेल वाली वीडियो में दे चुका हूँ, डिफेक्ट्स ऑफ वेल्डिंग में आप देख लीजिए। ठीक है, चलिए, चिपिंग हैमर की धातु निम्न में से क्या होती है? किस चीज की बनी होती है? हाई कार्बन स्टील की बनी होती है। ठीक है, गैस वेल्डिंग करते समय यदि ब्लो पाइप को बार बार आगे पीछे मूव किया जाता है तो फर्क क्या पड़ेगा? बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। ठीक है, आगे देखिए। गैस कटिंग प्रोसेस में यदि ऑक्सीजन सप्लाई बहुत कम कर दी जाए तो क्या हो गया? तो धातु जो है पूर्णतः नहीं कट पाएगी। अगर गैस सिलेंडर में जो है, अगर गैस कटिंग प्रोसेस में जो है ऑक्सीजन सप्लाई बहुत कम कर दी जाए तो पूर्णतः जो है धातु नहीं कटेगी। अगर गेट अगर गैस कटिंग प्रोसेस में टॉप एज पिघल कर गोल हो जाता है तो इसका क्या कारण है? अगर गोल हो जाता है, कटा गया फेस स्मूथ नहीं बनता है, इसका क्या कारण है? कि जो है कटिंग या ऑक्सीजन का कटिंग प्रेशर जो है बहुत अधिक रहना। कटिंग प्रेशर क्या रहना? बहुत अधिक रहना, इसका मेन कारण यही है। अगर देखते हैं, निम्न में से कौन सा परमानेंट जॉइंट है? वेल्डिंग जॉइंट परमानेंट जॉइंट होता है। ठीक है, क्या है? इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग प्रयोग करें। आर्क निम्न में से कौन सी है? लो वोल्टेज हाई करंट। आर्क जो क्या होता है? लो वोल्टेज और हाई करंट। ठीक है, ऐसा आर्क बनाया जाता है। निम्न में से कौन सा ट्रांसफार्मर आर्क वेल्डिंग के लिए प्रयोग किया जाता है? स्टेप डाउन। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्न में से किस वेल्डिंग मशीन का प्रयोग एसी वेल्डिंग सप्लाई को डीसी वेल्डिंग सप्लाई में बदलने के लिए किया जाता है? रेक्टिफायर सेट। एसी वेल्डिंग सप्लाई को डीसी वेल्डिंग सप्लाई में बदल के रेक्टिफायर सेट का प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं। इलेक्ट्रोड कटिंग निम्न में से कौन सा उद्देश्य है? आर्क को स्थिर रखना। इलेक्ट्रोड का कोटिंग क्यों किया जाता है? आर्क को स्थिर रखने के लिए इलेक्ट्रोड का कोटिंग किया जाता है। आगे तो यदि फ्लेम के इनर कोन का लंबाई L है तो टिप में जोब की दूरी होनी चाहिए L+2 mm। L+2 mm, इसका राइट आंसर बी होगा। अगर गैस ब्लो पाइप की जो है नोजल सुराखों की संख्या कितनी होती है? सिंपल सा गैस ब्लो पाइप है, उसका नोजल की संख्या 1 होती है। अगर कटिंग ब्लो पाइप है तो उसका नोजल की संख्या कितनी होगी? 7 होगी। कटिंग ब्लो पाइप और सिंपल सा के लिए 1, कटिंग ब्लो पाइप के 7। ठीक है, अगर कटिंग ब्लो पाइप के मध्य बने होल का कार्य क्या है? तो ऑक्सीजन की सप्लाई करना, जो कटिंग करता है। ठीक है, कटिंग ब्लो पाइप के मध्य जो बने होल का कार्य क्या है? ऑक्सीजन की सप्लाई करना, जो कटिंग करता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गहरे गहरे पानी के अंदर निम्न में से कौन सी वेल्डिंग की जाती है? तो हाइपर वेल्डिंग। याद रखना, गहरे पानी के अंदर कौन सी वेल्डिंग की जाता है? तो हाइपर वेल्डिंग की जाती है। निम्न में से वेल्डिंग पोजीशन किस पोजीशन में वेल्डिंग करना कठिन होता है? तो ओवरहेड पोजीशन। और सबसे आसान होता है फ्लैट पोजीशन। ठीक है, चलिए। गैस वेल्डिंग ब्लो पाइप की नोजल किस धातु की बनी होती है? तो तांबा। ठीक है, ब्लो पाइप की नोजल किस चीज की बनी होती है? तो तांबा की बनी होती है। ब्लो पाइप की धातु किस चीज की होती है? तांबा की। ब्लो पाइप की जो धातु होती है तांबा की होती है, नोजल होती है तांबा की होती है। ऑक्सीजन गैस का होज पाइप का रंग कैसा होता है? काला। ठीक है, एसिटिलीन का जो है देखिए, एसिटिलीन का कैसा होता है? मैरून। ठीक है, ऑक्सीजन गैस सिलेंडर के ऊपर जो है देखिए कपलिंग में जो है क्या कौन सी थ्रेड कटी होती है? ध्यान रखना, ऑक्सीजन गैस सिलेंडर में थ्रेड कौन सी कटी होती है? राइट हैंड थ्रेड। अगर एसिटिलीन सिलेंडर का होगा लेफ्ट हैंड साइड। आर्गन गैस का रंग कैसा होता है? आर्गन गैस सिलेंडर का जो रंग कैसा होता है? नीला। ठीक है, क्या हो गया? ऑक्सीजन के लिए काला होता है, एसिटिलीन के लिए जो है क्या होता है? मैरून, और आर्गन के लिए क्या होता है? नीला होता है। ठीक है, याद रखना इस चीज को। एलो स्टील के पाइपों के वेल्डिंग करने के लिए वेल्डिंग की कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? तो लिंजे विधि। ठीक है, लिंजे विधि का प्रयोग किया जाता है। एलो स्टील के पाइप को वेल्डिंग करने के लिए लिंजे विधि का प्रयोग किया जाता है। एसिटिलीन गैस सिलेंडर के वाल्व यूनियन और कपलिंग निम्न में से कौन सी थ्रेड की? एसिटिलीन गैस सिलेंडर है तो क्या हो जाएगा? लेफ्ट हैंड थ्रेड। राइट हैंड से ऑक्सीजन सिलेंडर आता है, राइट हैंड थ्रेड। आगे देखते हैं। एसिटिलीन गैस सिलेंडर में होज पाइप का रंग कैसा था? महरून। ठीक है, न्यूट्रल फ्लेम का तापमान कितना होता है? देखिए, इसके बारे में बता चुका हूँ। न्यूट्रल फ्लेम का तापमान 3200 होता है। ऑक्सीडाइजिंग का तापमान होगा 3300 आपका। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग का तापमान। ठीक है, देखिए यहाँ पे न्यूट्रल फ्लेम का तापमान 3200। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का तापमान 3300। और कार्बोराइजिंग का लगभग 2900 या 3000 रहता है। ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। तो न्यूट्रल फ्लेम का जो है तापमान तो सबसे ज़्यादा किसका रहता है? ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का तापमान रहता है। ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। उसका न्यूट्रल फ्लेम, उसके बाद जो है क्या रहता है? कार्बोराइजिंग फ्लेम का तापमान। न्यूट्रल फ्लेम निम्न में से किस धातु की वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त किया जाता है? न्यूट्रल फ्लेम माइल्ड स्टील का होता है, कॉपर और स्टेनलेस स्टील उपयुक्त सभी होगा। ये क्वेश्चन आया हुआ था। कार्बोराइजिंग फ्लेम का जो है निम्न में से कि धातु के लिए होता है? कार्बोराइजिंग फ्लेम जो होता है स्टीलाइट, स्टीलाइट धातु के लिए किया जाता है, याद रखना है।
किसके लिए किया जाता है? ऑस्ट्रेलाइट धातु के लिए किया जाता है। ना ही ये ब्रास के लिए होता है, ना ही ये कास्ट आयरन के लिए होता है, ऑस्ट्रेलाइट के लिए होता है। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का प्रयोग निम्न धातु की वेल्डिंग के लिए किया जाता है? ब्रास, ब्रास। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का तापमान किसके लिए होता है? ब्रास के लिए। मिग या मेग वेल्डिंग की गति बढ़ा दी जाए तो क्या होगा? नेरो वेल्डिंग बीड बनेगी, वेल्डिंग बीड जो है पतली बनेगी। अगर स्पीड बढ़ा देते हैं तो वेल्डिंग बीड जो बनेगी क्या बनेगी? पतली बनेगी। आगे देखते हैं, कॉपर की शीट की आर्क वेल्डिंग करने से पूर्व जो है क्या प्री हीटिंग की जाती है? क्यों कि प्री हीटिंग की आवश्यकता होती है? थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक है, शीट की आर्क वेल्डिंग करने से पूर्व प्री हीटिंग की आवश्यकता होती है थर्मल कंडक्टिविटी के कारण। निम्न में से सार्वजनिक फ्लेम के विभेदीय लक्षण क्या है? दो आंतरिक फ्लेम कोण और बाहरी आवरण। सार्वजनिक फ्लेम के विभेदीय लक्षण क्या है? दो आंतरिक फ्लेम कोण और बाहरी आकरण। ठीक है, दो आंतरिक फ्लेम कोण और बाहरी आकरण। ठीक है, यानी क्या होता है कि इसमें तीन तरह का फ्लेम बनता है। ठीक है, दो बाहर बनता है, एक अंदर बनता है। ठीक है, कार्बोराइजिंग फ्लेम यही है, अंदर बनता है जो कार्बोराइजिंग फ्लेम जिसको बोलते हैं अंदर वाले को। ठीक है, जिसमें जो केस हार्डनिंग किया जाता है, इस तरह का तीन तरह का ये फ्लेम बनाता है। ठीक है, कार्य के चारों ओर वेल्डिंग केबल को लपेटने से निम्न में से किस समस्या को कम किया जा सकता है? इसको जो है आर्क ब्लो को, वेल्डिंग केबल को लपेटने से जो है किस प्रकार की समस्या किया जाता है? कम किया जा सकता है आर्क ब्लो को। ठीक है, गैस कटिंग से पहले प्री हीटिंग के लिए सही फ्लेम निम्न में से क्या है? न्यूट्रल फ्लेम। प्री हीटिंग के लिए न्यूट्रल फ्लेम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं, गैस सिलेंडर के पहचान रंगों के लिए क्या है? काला, अगर ऑक्सीजन रहा तो काला। ऐसी ऐसी आर्क वेल्डिंग मशीन द्वारा निम्न में से किस धातु की वेल्ड नहीं की जा सकती? एल्यूमिनियम। ऐसी आर्क वेल्डिंग से एल्यूमिनियम जो है धातु की जो है वेल्डिंग नहीं की जा सकती है। ठीक है, आगे देखते हैं, ऐसी आर्क वेल्डिंग एल्यूमिनियम का। वेल्डिंग विधि से अधिक अधिक बीट चौड़ाई प्राप्त करने के लिए किस चलन का प्रयोग करते हैं? वेल्डिंग बीट। प्रचलन का चाल को बढ़ाना चाहिए, वेल्डिंग बीट के चाल को बढ़ा देना चाहिए, तो वेल्डिंग बीट का चौड़ाई ज़्यादा बढ़ेगा। आगे देखते हैं, मिग वेल्डिंग विधि में प्रयुक्त निष्क्रिय गैस की तुलना में कौन सी गैस अस्थायी है? आर्गन। निम्न में से कौन सा दोष उच्च धारा के कारण होता है? अंडरकट। उच्च धारा के कारण कौन सा दोष होता है? अंडरकट। प्रतिरोध वेल्डिंग में कॉपर की वेल्डिंग करना कठिन होता है क्योंकि उच्च संचालन होता है, इसी कारण उच्च ताप संचालन होता है, इसी कारण इसका वेल्डिंग करना कठिन होता है। आगे क्वेश्चन ध्यान देते हैं, क्या बोल रहा है? आर्क वेल्डिंग द्वारा 4 एम मोटी मृदु इस्पात प्लेट पर फिलेट वेल्डिंग के लिए किस साइज के इलेक्ट्रोड करने प्रयोग उचित है? 3.15 mm। ठीक है, आर्क वेल्डिंग में 5 mm के एमएस इलेक्ट्रोड के लिए करंट धारा होनी चाहिए 170 से 210। अगर जो डाया जो है 5 mm रहा तो उसके लिए जो है करंट रेंज कितना रहा? 170 से 210। ठीक है, अब मीडियम कार्बन वेल्डिंग के लिए तापमान कितना है? 100 से 300 डिग्री सेल्सियस। दिख रहा है? चलिए आगे देखते हैं, मीडियम कार्बन वेल्डिंग के लिए आगे देखते हैं, उत्पादित एसिटिलीन की शुद्धता जांचने के लिए फिल्टर पेपर को किस घोल में सोखा जाता है? सिल्वर नाइट्रेट, याद रखना है। एसिटिलीन की शुद्धता जांचने के लिए सिल्वर नाइट्रेट के जो है घोल को जो है घोल में सुखाया जाता है। ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट के घोल में। दूषित वाल्व या सुरक्षा प्लग के कारण सिलेंडर लीक करता है तो उसे क्या करना चाहिए? सुरक्षित स्थान पर ले जाना चाहिए। लीक करता है, सुरक्षित स्थान पर ले जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिना पूर्व तापन के यदि ढलुए लोहे को वेल्ड किया जाए तो क्या होगा? उसमें क्रैक की समस्या आ जाएगी। उसमें कैसी समस्या आ जाएगी? क्रैक की समस्या आ जाएगी। ठीक है, स्टेनलेस स्टील सोल्डरिंग के लिए फ्लक्स का प्रयोग किया जाता है। इनमें सभी अमोनियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड और हाइड्रोक्लोराइड तीनों का प्रयोग किया जाता है स्टेनलेस स्टील के लिए। निम्न में से कौन सा एक वेल्डिंग टूल है? तो ये सभी है, चिपिंग हैमर, इलेक्ट्रोड होल्डर और हेलमेट सभी है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? डी सभी। फ्लेम का सबसे गर्म भाग क्या है? भीतरी भाग। भीतरी भाग सबसे ज़्यादा गर्म हो जाता है। ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। फ्लेम का सबसे जो है सबसे ज़्यादा गर्म भाग कौन सा है? भीतरी भाग। 3.2 mm के साइज के लिए जो है किस प्रकार के करंट के मतलब प्रयोग होगा? 90 से 130 mm। याद रखना, देखिए यहाँ पे इसमें क्या है, 90 से 130 एम्पियर। देखिए यहाँ पे ये जो था आपका कितना था? हम्म, हम्म, ये देखिए 5 mm के लिए कितना चाहिए? 170 से 210 5 mm के लिए। ठीक है, 170 से 210। तो उसी प्रकार जो है अगर 3 mm रहा
तो लगभग कितना चाहिए, अगर जो है हमारा डाया जो है कितना का रहा हमारा, कितना डाया था, देखिए डाया 3.2 रहे तो 90 से 130 याद रखना है, 90 से 130, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, वेल्डिंग बूथ की दीवारों का रंग होता है काला, वेल्डिंग बूथ का जो बता चुके हैं काला होता है। आगे देखते हैं स्टेट पोलैरिटी का प्रयोग किया था मोटे जॉब के लिए, वेल्डिंग करने का स्टेट पोलैरिटी का प्रयोग किया था। रिवर्स पोलैरिटी का प्रयोग कहाँ किया जाता है, पतले वर्कपीस की वेल्डिंग करने के लिए, ठीक है। लंबी आर्क इलेक्ट्रोड की टिप और जॉब के सतह के मध्य होती है। लंबी आर्क किसे कहते हैं, जब इलेक्ट्रोड का कोर व्यास से अधिक होता है, ठीक है, उसे लंबी आर्क कहते हैं, ठीक है। सिल्वर ब्रेजिंग में सिल्वर की मात्रा होती है 40 से 60%। सिल्वर की मात्रा कितना होता है, 40 से 60%। सिल्वर सोल्डरिंग के लिए तापमान निम्न में से क्या है, 600 से 850 डिग्री सेल्सियस, 600 से 850 डिग्री सेल्सियस। सिल्वर सोल्डरिंग के लिए तापमान निम्न में से क्या रखा जाता है, 600 से 850 डिग्री सेल्सियस। लेफ्ट वर्ड वेल्डिंग में जोड़ की तरफ वेल्डिंग करते हुए बनाया जाना चाहिए, दाएं से बाएं, ठीक है। लेफ्ट वर्ड वेल्डिंग में जोड़ जो है कैसे बनता है, दाएं से बाएं बनता है, ठीक है। आगे देखते हैं पूरक छड़ का गलनांक बेस धातु से होता है कम होता है, ठीक है, उसका गलनांक क्या होता है, बेस धातु से कम होता है। अगर 25 में व्यास से अधिक मोटी की वेल्डिंग करें तो वेल्डिंग नोजल का साइज कितना होता है, 70 नंबर, याद रखना है। 25 से अधिक मोटी है वेल्डिंग का, वेल्डिंग नोजल का साइज कितना, 70 नंबर होता है। 5 से मोटी जो नोजल के लिए कितना होगा, 5 से मोटी के लिए 13 होगा, ठीक है। वहाँ पे देखिए 5 मोटी प्लेट है तो कितना कितना एम्पियर लगता था, 170 से 210। अगर 3.2 था तो कितना लगता था, आपका जो लगभग 90 से 130 एम्पियर लगता था। उसी तरह यहाँ ध्यान रखिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, जॉब की रासायनिक सफाई के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, मोबिल ऑयल का। जॉब की रासायनिक साफ करने के लिए नहीं, मोबिल ऑयल का नहीं होगा, रुकिए 1 मिनट, मोबिल ऑयल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ये सही आंसर नहीं है इसका। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्न में से निम्न में से उस ब्लो पाइप का नाम क्या है जो लो लो प्रेशर और हाई प्रेशर वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त होता है, ठीक है। तो उस पाइप ब्लो पाइप का क्या नाम है, दोनों के लिए जो प्रयुक्त होता है, तो ऑटोमेटिक होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, फ्लेम लुप्त हो जाने पर बैक फायर से बचने के लिए निम्न में से वाल्व को पहले बंद कर देना चाहिए, इसके ऑक्सीजन वाल्व को, ठीक है, ऑक्सीजन के वाल्व को पहले बंद करना चाहिए जिससे बैक फायर से बचा जा सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं, निम्न में से उस ब्लो पाइप का नाम बताया जो हाई प्रेशर वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त होता है, तो हाई प्रेशर ब्लो पाइप, हाई प्रेशर ब्लो पाइप का प्रयोग होता है। वेल्डिंग नोजल नंबरों में से मिलती है 1 से 90 नंबर, 1 से 90 नंबर तक मिलती है नोजल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देते हैं, ऑक्सी एसिड टॉर्च में उस भाग का नाम क्या है, तो होज प्रोटेक्टर, ठीक है, जो बैक फायर से बचाता है, ठीक है, याद रखना है। ऑक्सी एसिड टॉर्च में उस भाग का नाम क्या है जो बैक फायर से बचाता है, तो होज प्रोटेक्टर है जो बैक फायर से हमें बचाता है, ठीक है। ऑक्सीजन गैस का फ्लेम कितना है, 3100 से 3300 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, कितना होता है, 3100 से 3300 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में और भी जो है अच्छा खासा लेके आऊँगा। धन्यवाद।